नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी चर्चा का विषय है पवन के वेग एवं दिशा को प्रभावित करने वाले कारक कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो पवन की दिशा को तथा वेग को प्रभावित करते हैं। इनको पढ़ने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि पवन किसे कहा जाता है। यदि हम पवन की बात करें, इंग्लिश में इसको क्या कहा जाता है? विंड। तो पवन क्या होती है? धरातल के समानांतर, धरातल के समानांतर चलने वाली वायु को क्या कहा जाता है? पवन कहा जाता है। इसे आप कह सकते हैं क्षैतिज वायु। इसे क्या कहा जाता है? पवन कहा जाता है। धरातल के समानांतर चलने वाली वायु को क्या कहा जाता है? पवन कहा जाता है। यह किसी भी दिशा में चल सकती है। पवनों की उत्पत्ति का सबसे महत्वपूर्ण कारक है दाब प्रवणता। ठीक है, चीजें ये ध्यान दीजिएगा। पवनों की उत्पत्ति का सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? दाब प्रवणता। अर्थात पवन हमेशा उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर प्रभावित होती है। ये चीज ध्यान दीजिएगा। पवन हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती है। कभी भी गलती से भी लो प्रेशर या निम्न वायु दाब से उच्च वायु दाब की ओर नहीं चलेगी, बल्कि पवन हमेशा किधर चलती है? उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर चलती है। पवनों की दिशा एवं वेग को प्रभावित करने वाले तीन महत्वपूर्ण कारक हैं। पहला है दाब प्रवणता, दूसरा है घर्षण बल और तीसरा है कोरियोलिस बल। सबसे पहले हम बात करते हैं दाब प्रवणता की। दाब प्रवणता से तात्पर्य है वायुमंडलीय दाब की भिन्नता। ठीक है, आपको पता है कि जो वायु दाब है इसमें क्या होती है? भिन्नता। प्रत्येक स्थान पर वायु दाब अलग हो सकता है। तो वायु दाब जो भिन्नता की दर है, किसके संदर्भ में? दूरी के संदर्भ में, उसे ही क्या कहा जाता है? वायु दाब प्रवणता कहा जाता है। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि वायु दाब प्रवणता क्या होती है, तो दूरी के संदर्भ में, किसके संदर्भ में? दूरी के संदर्भ में वायु दाब की भिन्नता की दर, इसे क्या कहा जाता है? दाब प्रवणता। अब दाब प्रवणता क्या होती है? सबसे पहले हमें तो यह पता होना चाहिए कि समदाब रेखाएं क्या होती है। समुद्र तल पर या फिर धरातल पर समान वायु दाब वाले स्थानों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाओं को क्या कहा जाता है? समदाब रेखाएं कहा जाता है। जहां कहीं पे भी वायु दाब समान होता है, उनको मिलाने वाली काल्पनिक रेखाओं को क्या कहा जाता है? समदाब रेखा कहा जाता है। काल्पनिक शब्द इसलिए बोला गया क्योंकि ये रेखाएं केवल किस पे दिखाई देती है? हमें मानचित्र अथवा ग्लोब पर ही दिखाई देती है। अब क्या होता है कि जहां कहीं पे भी समदाब रेखाएं पास पास होती है, मान लीजिए यहां पर कितना है? 1000 मिलीबार। ठीक है, यहां पर है 990 मिलीबार। वायु दाब को किस में मापा जाता है? मिलीबार में मापा जाता है। यहां पर है 980 मिलीबार। ठीक है, और कोई दूसरा स्थान है, यहां पर है 1000 मिलीबार, यहां पर है 995 मिलीबार, यहां पर है 990 मिलीबार। तो जहां कहीं पर भी समदाब रेखाएं, दूरी के संदर्भ में समदाब रेखाएं क्या होंगी? पास पास होंगी, तो वहां पर दाब प्रवणता क्या होगी? अधिक होगी। और जहां कहीं पर समदाब रेखाएं दूरी के संदर्भ में क्या होती हैं? दूर दूर होंगी, वहां पर दाब प्रवणता क्या होगी? कम होगी।
और दाब प्रवणता क्या करती है, पवन के वेग को प्रभावित करती है। जहां कहीं पर दाब प्रवणता अधिक होगी वहां पर पवन का वेग क्या होगा, अधिक होगा, और जहां कहीं पर दाब प्रवणता कम होगी वहां पर तुलनात्मक रूप से पवन का वेग क्या होगा, कम होगा। तो एक सिंपल सी चीज ध्यान दीजिएगा कि दाब प्रवणता क्या होती है, दूरी के संदर्भ में वायु दाब की भिन्नता की दर। जहां पे समदाब रेखाएं पास पास होती है वहां पर दाब प्रवणता अधिक होती है, तो वहां पर पवन का वेग क्या होगा, अधिक होगा। पवन तेजी से उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर प्रवाहित होगी। और जहां कहीं पर वायु दाब जो समदाब रेखाएं हैं वो दूर दूर स्थित होंगी तो पवन का वेग वहां पर क्या होगा, कम होगा। पवन काफी धीमे रूप से उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर संचरित होगी। पवन के वेग को प्रभावित करने वाला दूसरा हमारा कारक है घर्षण बल। ठीक है, ये किसको प्रभावित करता है, पवन के वेग को। और वेग क्या होता है, गति, जो वायु की स्पीड होती है, जो विंड स्पीड होती है, उसको क्या करता है, ये प्रभावित करता है। ये क्या होता है, धरातल पर सर्वाधिक होता है। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा, धरातल पर सर्वाधिक होता है। अगर हम बात करें धरातल की तो इस धरातल पे क्या होता है, कई उच्चावच पाए जाते हैं, जैसे मैदान हो गया आपके, पठार, पहाड़, पर्वत। इसके अलावा मानवीय जो उच्चावच है वो भी हो सकते हैं, मकान हो सकते हैं, बिल्डिंगें हो सकती है, सड़क हो सकती है, पेड़ पौधे प्राकृतिक हो गए। तो जब भी कभी पवन चलेगी समानांतर रूप से तो इन उच्चावचों से क्या होगा, इसका घर्षण होगा। और जितना ज्यादा घर्षण होगा पवन का वेग उतना ही क्या होगा, कम होगा। ठीक है, घर्षण बल हमेशा पवन के दिशा के विपरीत कार्य करता है। यदि पवन इस दिशा में प्रवाहित हो रही है तो घर्षण बल किधर, इधर की ओर कार्य करेगा। तो जितनी ज्यादा रगड़ लगेगी पवन का वेग उतना ही क्या हो जाएगा, कम हो जाता है। सामान्य तौर पर जो घर्षण बल है वो 1 से लेकर 3 किलोमीटर की ऊंचाई तक, ठीक है, कितनी ऊंचाई तक कार्य करता है, 1 किलोमीटर से लेकर 3 किलोमीटर की ऊंचाई तक कार्य करता है। समुद्रों पर घर्षण बल नगण्य होता है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। जो समुद्र तल होता है, जो समुद्र की सतह होती है, समुद्रों पर घर्षण बल न्यूनतम होता है, क्योंकि वहां पर क्या होता है, उच्चावच नहीं होते तो घर्षण बल न्यूनतम होता है। तो स्थलीय भाग की तुलना में समुद्री सतह पर पवनों की गति क्या होती है, तुलनात्मक रूप से काफी तीव्र होती है। जब आप समीर पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे कि गरजती 40, प्रचंड 50, चीखती 60। समुद्री सतह पर पवनें काफी प्रचंड गति से चलती हैं। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा कि घर्षण बल क्या होता है, पवन की दिशा के विपरीत कार्य करता है, धरातल पर सर्वाधिक होता है, समुद्री सतह पर न्यूनतम होता है, और कितनी ऊंचाई तक, 1 से लेकर 3 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही ये कार्य करता है। तीसरा हमारा कारक है कोरियालिस बल। कोरियालिस बल क्या होता है कि हमें पता है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन गति करती है। पश्चिम से पूर्व की ओर क्या करती है, घूर्णन गति करती है। इस घूर्णन गति के कारण क्या होता है, पवनों की दिशा क्या होती है, प्रभावित होती है। ऊपर के दोनों फैक्टर्स में हमने पढ़ा कि इन दोनों ने किसको प्रभावित किया, पवन के वेग को, जबकि कोरियालिस बल किसको प्रभावित करता है, पवन की दिशा को। तो इस घूर्णन गति के कारण क्या होता है, पवन की दिशा प्रभावित होती है। इसका सर्वप्रथम अध्ययन वर्ष 1844 में एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक कोरियालिस के द्वारा किया गया। उसी के नाम पर इसको क्या कहा जाता है, कोरियालिस बल कहा जाता है। कोरियालिस ने बताया कि पवनों की जो दिशा है वो इस घूर्णन गति के कारण क्या होती है, प्रभावित होती है। इस कारण पवनों की दिशा उत्तरी गोलार्ध में,
ठीक है, ये क्या है, उत्तरी गोलार्ध, और ये है दक्षिणी गोलार्ध। तो उत्तरी गोलार्ध में पवनों की दिशा किधर, अपनी मूल दिशा से किधर की ओर घूम जाती है, विक्षेपित हो जाती है, दाईं ओर। और दक्षिणी गोलार्ध में किधर की ओर विक्षेपित हो जाती है, यह बाईं ओर विक्षेपित हो जाती है। पवन हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती है, हमें यह भी पता है। आगे हम पढ़ेंगे वायुदाब पेटियां। तो विषुवतरेखीय क्षेत्र में क्या होता है, विषुवतरेखीय निम्न वायुदाब की पेटी होती है। इससे ऊपर 30 से 35 डिग्री अक्षांशों के पास उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी होती है। फिर उपध्रुवीय निम्न वायुदाब और ध्रुवीय उच्च वायुदाब वो होती है। तो अब देखिए, जब पवन, अगर हम उत्तरी गोलार्ध की बात करें, मान लीजिए यहां पर हाई प्रेशर है और यहां पर क्या है, लो प्रेशर, तो पवन हमेशा कैसे चलती है, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर क्या होती है, प्रवाहित होती है। लेकिन उत्तरी गोलार्ध में किस ओर घूम जाएगी, दाईं ओर। तो आपको क्या करना है, पवन की दिशा में मुख करके खड़ा होना है। तो पवन यदि इस दिशा में चल रही है तो आपका दायां हाथ क्या होगा, ये वाला होगा। तो अपने दाईं ओर क्या हो जाती है, विक्षेपित हो जाती है। ये हमने किस गोलार्ध के बारे में बात करी, उत्तरी गोलार्ध। ठीक है, अब यही बात हम करें दक्षिणी गोलार्ध में। तो दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है, पवन हमेशा वही चीज, यहां पर है लो प्रेशर, यहां पर है हाई प्रेशर। तो पवन हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर प्रभावित होती है। लेकिन किधर, दक्षिणी गोलार्ध में पवन अपनी दिशा से किधर, बाईं ओर क्या हो जाएगी, विक्षेपित हो जाएगी। तो पवन की दिशा में मुख करके खड़ा होने पर हमारा बायां हाथ किधर होता है, इस दिशा में होता है। तो पवन किधर विक्षेपित हो जाएगी, अपनी बाईं ओर विक्षेपित हो जाएगी। तो इस बल को क्या कहा जाता है, कोरियालिस बल कहा जाता है। कोरियालिस बल पवनों की दिशा को क्या करता है, प्रभावित करता है। कोरियालिस बल वैज्ञानिक कोरियालिस के नाम पे रखा गया है, जो फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे, जिन्होंने वर्ष 1844 में अध्ययन किया कि पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण एक बल उत्पन्न होता है जो पवनों की दिशा को क्या कर देता है, विक्षेपित कर देता है। उत्तरी गोलार्ध में पवनें अपनी दिशा से दाईं ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में पवनें अपनी दिशा के बाईं ओर विक्षेपित हो जाती है। अगली चीज देखिए कि कोरियालिस बल का अक्षांशों से सीधा अनुपात होता है। अर्थात कोरियालिस बल अक्षांशों के साथ साथ क्या होता है, बढ़ता है, और अक्षांशों के कम होने पर कोरियालिस बल क्या होता है, घटता है। विषुवत रेखा की बात करें तो यहां पर है हमारे 0 डिग्री अक्षांश, और ध्रुवों की बात करें तो यहां पर है 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव, और यहां पर है हमारा 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव। तो जैसे जैसे अक्षांश बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे कोरियालिस बल का मान या प्रभाव भी क्या होता है, बढ़ता जाता है। और जैसे जैसे अक्षांशों का मान कम होता जाता है वैसे वैसे कोरियालिस बल का मान भी क्या होता जाता है, कम हो जाता है। कोरियालिस बल जो सर्वाधिक है वो कहां पर पाया जाता है, ध्रुवों पर पाया जाता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि कोरियालिस बल का सर्वाधिक मान कहां पर होता है, ध्रुवों पर होता है, और विषुवत रेखा पर कोरियालिस बल का मान क्या होता है, न्यूनतम होता है। तो ये क्या होगा, कोरियालिस बल ध्रुवों पर सर्वाधिक, ठीक है, और विषुवत रेखा पर न्यूनतम। हमने पढ़ा था कि जो पवन होती है वो किसके कारण चलती है, दाब प्रवणता के कारण चलती है। मान लीजिए यहां पर 1000 मिलीबार है और यहां पर कितना है, 950 मिलीबार। तो यहां पर क्या होगा, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर क्या चलेगी, पवन चलेगी। जितनी ज्यादा दाब प्रवणता होगी,
एक चीज ध्यान दीजिएगा, क्या जितनी ज्यादा दाब प्रवणता होगी या फिर जो समदाब रेखाएं हैं वो जितनी ज्यादा नजदीक होती है उतनी ही ज्यादा क्या होती है, दाब प्रवणता होती है। और जितनी ज्यादा दाब प्रवणता होगी उतना ही ज्यादा क्या होगा, पवनों का वेग होगा। और जितना ज्यादा पवन का वेग होगा उसमें विक्षेपण भी उतना ही अधिक होगा। यह चीज ध्यान दीजिएगा, यदि पवन का वेग क्या है, अधिक है, पवन का वेग अधिक है तो उसमें विक्षेपण भी क्या होगा, अधिक होगा। और यदि पवन का वेग कम है तो उसमें विक्षेपण भी क्या होगा, कम होगा। यह हमारी पाठ्य पुस्तक में यहां लिखा हुआ है, देख लीजिए कि पवन क्या होती है, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती है। इसे क्या कहा जाता है, दाब प्रवणता। दाब प्रवणता क्या होती है, जब दो समदाब रेखाएं पास पास होती हैं तो उसको क्या कहा जाता है,